हमें डेफिनेशन पता है सेंटर ऑफ मास की। हम अब डिस्कस करने वाले इसकी इंपॉर्टेंस जो है एन पार्टिकल के लिए। इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, आर इक्वल टू समेशन एम आई आर आई अपॉन एम एस, एम आर इक्वल टू समेशन एम आई आर आई इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस ऑन टू एम एन आर एन। इसे हमने इक्वेशन ए दे दिया। हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एम डी आर बाई डी टी इक्वल टू एम स्मॉल डी आर वन प्लस डी टी एम टू डी स्मॉल आर टू डी टी अप टू एम एन डी आर एन। और ये किसका वेलोसिटी का कंपोनेंट है, डी आर बाई डी टी। बी वन इक्वल टू डी आर बाई डी टी फर्स्ट पार्टिकल का हो गया, बी टू इक्वल टू डी आर टू बाई डी टी सेकेंड का हो गया, अभी इक्वल टू डी आर बाई डी टी ये क्या सेंटर ऑफ मास का हो गया। हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो मास जो है हमारा समय के साथ चेंज नहीं हो रहा और हमने उसे कांस्टेंट लिया हुआ है और हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तब हमें एक्सेलरेशन डी बाई डी टी किसका कंपोनेंट है, एक्सेलरेशन का। तो फिर हमें एक्सेलरेशन मिलेगी फर्स्ट पार्टिकल की, ए वन इक्वल टू डी वी वन बाई डी टी, ए टू इक्वल टू डी बी टू बाई डी टी। उसी तरह सेंटर ऑफ मास की मिलेगी डी बी बाई डी टी। हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ जो फोर्स एक्ट कर रही है फर्स्ट पार्टिकल की वो गिवन हुई है एफ वन इक्वल टू एम वन ए वन। जो फोर्स एक्ट कर रही है सेकंड पार्टिकल की वो दी हुई है एफ टू इक्वल टू एम टू ए टू एंड सो वन। इक्वेशन सी को लिखा जा सकता है एम इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू अप टू एम एन एफ अप टू एफ एन। जो टोटल मास है सिस्टम ऑफ पार्टिकल का जो टोटल मास है सिस्टम ऑफ पार्टिकल का वो जो टोटल मास है सिस्टम ऑफ पार्टिकल का और मल्टीप्लाई करते हैं उसे एक्सेलरेशन के साथ, वो वेक्टर सम होगा फोर्सेस का जितनी भी उस पार्टिकल के ऊपर लग रही है, जितनी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर लग रही है। जो फोर्स होगी सिंगल फोर्स जो फोर्स होगी सिंगल पार्टिकल सिंगल फोर्स जो फोर्स होगी सिंगल पार्टिकल के ऊपर होगी वो सिंगल फोर्स नहीं होगी बट सारी फोर्सेस का सम होगा जो कि फर्स्ट पार्टिकल पे लगती हैं। उसी तरह जो सेकंड पार्टिकल है उसी पे सारी फोर्सेस लगेंगी जैसे फर्स्ट पार्टिकल पे लगती है। इसके साथ साथ हर एक पार्टिकल पे हर एक तरह की अलग तरह की फोर्स एक्सर्ट की जाएगी बाहर से, और एक्सटर्नल फोर्सेस जो है पार्टिकल के ऊपर लगेंगी एक दूसरे के ऊपर। हमें पता है न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट पेयर में रिएक्शन होती है और उनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, एंड में जीरो होता है। अगर एक्सटर्नल फोर्सेस कंट्रीब्यूट करती हैं इस इक्वेशन के ऊपर तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं एम ए इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल रिप्रेजेंट कर रहा है कि सम कितना है एक्सटर्नल फोर्सेस का जो कि पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही हैं जो कि सिस्टम में है। इक्वेशन ही हमें बताती है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का वो जैसे कि मूव करेगा ऐसे कि जैसे उसका मास ऑफ सिस्टम जो है पूरा कंसंट्रेटेड होगा किसके ऊपर, उसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर, और जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस होंगी वो उसी पॉइंट पे लगेंगी। हमें बताना है जो मोशन है सेंटर ऑफ मास का, कोई भी नॉलेज नहीं है उसे इंटरनल फोर्सेस की जो कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल की ज़रूरत है। इस पर्पज़ के लिए हमें सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस की ही ज़रूरत है। हमें इक्वेशन ई को ऑब्टेन करने के लिए हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। We didn't need to specify the nature of the system of particles। और जो सिस्टम जो है उसमें कलेक्शन होती है पार्टिकल्स की, यहाँ पर हर तरह के इंटरनल मोशन होते हैं और मे भी कोई रिजिड बॉडी हो सकती है जो कि वो प्योर ट्रांसलेशन मोशन हो सकता है या फिर उसमें कॉम्बिनेशन हो सकता है ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन का। जो भी होगा सिस्टम में जो मोशन होगा इंडिविजुअल पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास होगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ही उन्हें हम एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की तरह ही लेंगे और हमें अपटेन करेंगे ट्रांसलेशन कंपोनेंट उनके मोशन के लिए। और जो मोशन होगा सेंटर ऑफ मास का सिस्टम का उन्हें लेंगे उनका मास लेंगे पूरे होल सिस्टम का जो कि पूरा का पूरा कंसंट्रेटर होगा उसके सेंटर ऑफ मास का, और जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं सिस्टम की वो पूरी की पूरी एक्ट करेंगी सेंटर ऑफ मास। ये प्रोसीजर हमने पहले ही फॉलो किया था जिसमें हमने
फोर्स को एनालाइज किया था और उसके ऊपर सॉल्व करी थी प्रॉब्लम्स, बिना कोई आउटलाइन निकाले हुए और जस्टिफाई किया था प्रोसीजर को। और हम रियलाइज करेंगे इन अर्लियर स्टडीज हमने अज्यूम किया था बिना कहे हुए जो रोटेशन मोशन है, और हमने रियलाइज किया कि अर्लियर स्टडीज में जो कि हमने रियलाइज किया अर्लियर स्टडी में कि जो बिना कहे हुए जो रोटेशन मोशन है या इंटरनल मोशन ऑफ पार्टिकल है, या तो वो एब्सेंट होगा या वो नेग्लिजिबल होगा, और हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमने एक ऐसा प्रोसीजर फाइंड कर लिया जैस जो कि हमने पहले फॉलो किया, पर हमने ये हमने फिर से तरीका ढूंढ लिया कि हमें कैसे डिस्क्राइब करना और सेपरेट करना ट्रांसलेशन मोशन को रिजिड बॉडी को जो कि रोटेट कर रहा है एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल के, जो कि हर तरह का इंटरनल मोशन। मान लेते हैं एक पार्टिकल है जो अपनी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए एक्सप्लोड हो जाता है एक छोटे छोटे टुकड़ों में हवा में, और जो फोर्स की वजह से वो एक्सप्लोड हुआ है वो इंटरनल फोर्सेस है। उसमें से कुछ नहीं होगा उसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर, जो पूरी बाहर वाली फोर्सेस होंगी जैसे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो वैसे ही रहेंगी जैसे कि एक्सप्लोजन से पहले थी और एक्सप्लोजन के बाद थी। जो सेंटर ऑफ मास होगा इसका प्रभाव जो होगा एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर, वो वैसा ही रहेगा जैसा कि ट्रेजेक्टरी ऐसा ही रहेगा जैसा कि एक्सप्लोजन के पहले था, जैसे कि कोई एक्सप्लोजन हुआ ही नहीं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।